Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 18 जून 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, जैसा कि आपको पता है अभी कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम को बैन किया गया है टिल 21 ऑफ जून। फिर 22 ऑफ जून से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले की तरह चल रहा था। तो अभी कुछ दिनों के लिए जितने भी पीडीएफ्स हैं आप सभी लोगों के लिए फ्री में दिए जा रहे हैं, जो हम लोग पेड ग्रुप में अपलोड करते थे, क्योंकि अभी कोई वैसा प्रोविज़न है नहीं अपने पास में। तो ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपको कहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों? व्हाट्सएप चैनल पर। उस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में पिन कमेंट जो है सबसे ऊपर उसमें भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, सेशन थोड़ा सा डिले हो गया है और हेल्थ वगैरह थोड़ा सा ठीक नहीं है आज खास कर, तो इस वजह से सेशन में थोड़ा सा डिले हो गया है। बट कोई बात नहीं, आएगा सेशन चाहे कुछ भी हो, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिटोरियल में जैसे खासकर ये वाला आर्टिकल है, फिर वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही है कि जो वाटर सिक्योरिटी है, अगर विकसित भारत बनना है तो वाटर सिक्योरिटी एक सेंट्रल इशू रहने वाला है। फिर ग्लोबल इनोवेशन के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली आपको पता है भारत इनोवेट करके एक इवेंट हुआ, फ्रांस और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, तो उसमें इंडिया को क्या करना चाहिए अपना टैलेंट को रिटेन करने के लिए, वो सब कुछ उस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है चंद्रकांत लाहरिया। ये बात करते हैं हेल्थ डेटा के बारे में कि हेल्थ डेटा मस्ट ड्राइव एक्शन नॉट जस्ट हेडलाइंस। देखो बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं मतलब जो जनरली आपको दिखेगा जो हमारे रियलिटी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। जैसा अभी देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 पब्लिश होता है, बहुत डिटेल से मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में पढ़ा दिया था आपको। फिर उसके बाद में 80th राउंड हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑन हेल्थ को लेकर डेटा आता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट का डेटा आता है 2022-23 में। लोगों का खर्चा अपने हेल्थ के ऊपर में कितना हो रहा है, कितना खर्च कर रहे हैं अपनी बीमारियों को ठीक करवाने में, इन सब का डेटा पब्लिश हो चुका है। लेकिन ये जितना भी डेटा आया है ना दोस्तों, इस डेटा के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स यह है कि भाई पहली बात तो ये डेटा सब 2022-23 का है, पुराना डेटा है, आउटडेटेड है। फिर इसमें से आप क्या करते हो, आप ये छांट लेते हो, बताते हो कि भाई ये सब कुछ देखो बढ़िया हुआ है, हमने देखो कितने अच्छे से सब कुछ काम किया है। और जिस चीज़ में हम लोग अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाए, जहाँ पे फेलियर हुआ है, उसको कह देते हैं भाई ये पुराना डेटा है, आउटडेटेड डेटा है, कोविड वगैरह का असर इसके ऊपर में देखने को मिल गया है, इस वजह से ये चीज़ें ग्रो नहीं कर पाई हैं। बट इसे देखो, इसे ये है हमारी अचीवमेंट। तो आर्टिकल में राइटर साहब कह रहे हैं ये चीज़ गलत है। जो हेल्थ डेटा है उस हेल्थ डेटा के तुरंत जो भी डेटा पब्लिश हुआ है उसके बाद ही लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर में एक्शन लेना शुरू कर दो। जो भी आपको कमियां लग रही थी कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, फटाफट यहाँ पे उसको रिजॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या होता है, 2-2, 3-3 साल तक डेटा पब्लिश ही हो रहा होता है, इसका रॉ डेटा अब आएगा, ये डेटा आएगा। तो इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर जितने भी एक्शंस है वो हम ले नहीं पाते। तो जितना भी हेल्थ डेटा पब्लिश हो रहा है वो सब केवल हेडलाइंस बन के रह जाता है, न्यूज़पेपर के हेडलाइन, स्टैटिस्टिकल डेटा और आपका सिलेबस का पार्ट बन के रह जाता है। रियलिटी के अंदर में यहाँ पर कोई भी इसके प्रति एक्शन नहीं लिया जाता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझे। तो मामला क्या चल रहा है कि मेन कोर आर्गुमेंट इस आर्टिकल का यह है कि हेल्थ सर्वे जो है भारत के अंदर में, इसको अक्सर यूज़ किया जाता है पब्लिसिटी के लिए, ठीक है, कि भाई हेल्थ डेटा पब्लिश हुआ है इंडिया में, देखो कितने लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई है, अब कितना कम खर्च कर पा रहे हैं लोग हेल्थ के ऊपर में। पॉलिटिकल क्रेडिट, एकेडमिक डिस्कशंस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों के लिए ही हेल्थ डेटा करेंट समय पर प्रेजेंट है। क्योंकि जो भी हेल्थ डेटा पब्लिश होता है, जो डेटा हमारे सामने आता है, वो डेटा को लेकर गवर्नमेंट के प्रोग्राम, गवर्नमेंट के बजट, गवर्नमेंट का गवर्नेंस, इसके अंदर में जल्दी से बदलाव नहीं आता। जबकि तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई डेटा किस लिए आया है, सर्वे आपने किया था किस लिए, कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस चीज़ को लेकर समस्या है, तो इस समस्या को फटाफट जितना जल्दी हो सके दूर किया जाए। इसी के लिए तो सर्वे होता है, इसी के लिए तो डेटा पब्लिश किया जाता है। बट हमने क्या किया, अचीवमेंट दिखा दी, जो चैलेंजेस थे उसको इग्नोर कर दिया कि भाई अरे ये तो पुराना डेटा है। तो प्रॉब्लम यह है कि चैलेंजेस हमने फिर भी तो छोड़ दिए, और सर्वे का पर्पस क्या होता है, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना, उसको रिजॉल्व करना। तो बेसिकली हेल्थ सर्वे जो है इंडिया के अंदर में जो सर्वे हो रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया, ये सब का एक स्ट्रक्चर बेकार हो गया है। इंडिया रेगुलर बेसिस पे सर्वे तो कर रहा है, बड़े आराम से बड़े बड़े डेटास पब्लिश करता है, लेकिन फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि भाई इस डेटा के अंदर में जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें हाईलाइट कर देती है कि भाई देखो हमने ये सारी चीज़ें हासिल करी हैं, अपने अचीवमेंट्स को दिखा देते हैं। न्यूज़पेपर भाई इस अट्रैक्टिव स्टैटिस्टिक्स को दिखा देता है, देखो ये चीज़ों ग्रो हुई हैं, ये चीज़ें यहाँ पर डिक्लाइन हुई हैं।
जो रिसर्चर्स है वो रॉ डेटा सेट का वेट करते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, रॉ डेटा सेट हमको मिल जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर अपनी डिटेल को रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। तो मामला यह है। और बिजनेस जो है वो ये देख रहे होते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हम यहाँ पर क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें एकदम से इम्प्रूवमेंट्स की बात कहीं पर नहीं हो रही है। तो ऑथर इसी को कह रहे हैं कि भाई ये पैराडॉक्स एक अनसेटलिंग पैराडॉक्स है, क्योंकि जितने भी सर्वे होते हैं वो सर्वे पॉलिसी ऑफ करेक्शन का एकमात्र टूल होते हैं। सर्वे इसलिए किया गया था कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम केवल और केवल यहाँ पर इसके अंतर्गत अचीवमेंट्स और इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, चैलेंजेस को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। आर्टिकल डिस्कस करता है कि देखो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 पब्लिश होता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा आता है 80th ऑफ राउंड हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑन हेल्थ का। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट फॉर इंडिया 2022 और 2023 पब्लिश होता है। सबको अगर हम मिला दें तो ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं एक बहुत डिटेल्ड पिक्चर देती हैं भारत के हेल्थ कंडीशंस की। भारत में हेल्थ के ऊपर में लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, लोग कितना खर्चे में बर्बाद हो रहे हैं, उनकी हेल्थ केयर फाइनेंसिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये सब का डिटेल्स हमें इन सर्वे के माध्यम से पता चलता है। लेकिन होता क्या है कि भाई देश भर का डेटा पब्लिश तो कर दिया। अब जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के साथ साथ हमें यह भी तो देखना होगा कि भाई जो हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑन हेल्थ है, कि लोगों का खर्चा कितना हो रहा है हेल्थ सेक्टर में, है ना। कोई बीमार पड़ता है तो उसके कितने बड़े बड़े बिल बन जाते हैं, वो बर्बाद हो जाता है एक इंसान। कई बार ऐसी बीमारी इंसान परिवार वाले फैमिली मेम्बर्स में हो जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम केवल और केवल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को अटेंशन दे देते हैं। बाकी सारा डेटा कि भाई कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ के ऊपर में, सबको इग्नोर कर दिया जाता है। तो भाई कुछ चीज़ों को देखकर कुछ अचीवमेंट को सामने प्रेजेंट कर देना, ये आपका सेलिब्रेशन है तो सही, लेकिन सेलेक्टिव सेलिब्रेशन है। गवर्नमेंट अक्सर यहाँ पर स्लो इंप्रूवमेंट्स पे काम कर रही है, ठीक है, मतलब इंप्रूवमेंट बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। अचीवमेंट जो है उसको एकदम से पहचान दे दी जाती है, लेकिन कमज़ोरी को दिखाया नहीं जाता कि भाई ये सर्वे ये बताता है कि भाई यहाँ पर ये वीकनेस है, ये कमज़ोरी है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसमें पॉलिसी फेलियर हुई है, अगली बार से हम ऐसा करेंगे। ये होती है अकाउंटेबिलिटी कि हाँ ये कमियां थी, अब ये कमियां हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हुआ है, नेक्स्ट टाइम से इसको देखा जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आपका डिसीजन। तो ऑथर इसी चीज़ को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि जो रियल वैल्यू होता है सर्वे का, वो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जहाँ पे प्रोग्राम अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहे, गवर्नमेंट स्कीम्स अपना परिणाम नहीं दिखा पा रही हैं, ताकि उन स्कीम्स को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन वो चीज़ें इग्नोर हो जा रही हैं केवल अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने में। फिर प्रश्न आता है बिजनेस ऑफ डिजीज़। आर्टिकल ये भी दिखाता है कि कैसे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो हेल्थ चैलेंज को मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की तरह मान लेती हैं। कोई भी हेल्थ का एक चैलेंज दिखाई देगा कि हाँ भाई देश में इन डेटा में मान लो दिखाया जाएगा कि एक कॉमन बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों में फैल रही है, एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उसका यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्राइवेट कंपनीज़ के पास में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के पास में डेवलप होगी कि भाई इसका सोल्यूशन मार्केट में उतार देते हैं। जैसे अभी क्या है, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें ओबेसिटी का डेटा आया कि भाई आज देश के अंदर में मोटापे से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। इंडिया में मोटापा लगातार बढ़ता चले जा रहा है। अब जैसे जैसे मोटापा बढ़ा, प्राइवेट इंडस्ट्री ने वेट लॉस ड्रग्स या वेट लॉस जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में उतारना शुरू कर दिए। 25 दिन में यहाँ पर वज़न घट जाएगा, 30 दिन में वज़न घट जाएगा। अब ये प्रोडक्ट्स की मतलब बाढ़ आ चुकी है मार्केट के अंदर में। ये मेडिसिन वो मेडिसिन, इतने दिन में असर दिखाई देगा, उतने दिन में असर दिखाई देगा। जिम, फिटनेस एप्लीकेशन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, ये सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। फिर डायबिटीज़ की बात करेंगे तो डायबिटीज़ भी इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है। तो डायबिटीज़ की वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे जो कह सकते हैं मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, शुगर को मॉनिटर करने के लिए डिवाइस होता है ना, तो वो जो मशीन्स वगैरह हैं उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती है, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर में काम कर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देश में बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेशली वो बीमारी जो फैलती नहीं है एक इंसान से दूसरे इंसान में, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी बीमारियाँ लोगों में देखने को मिलती हैं। तो देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन बड़ा है, ये बताता है। और इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो कि पहले ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम पहले शहरों में ज़्यादातर हुआ करती थी। अब केवल शहर नहीं, जितने भी यहाँ पे पूरर हाउस होल्ड्स हैं या हमारे रूरल एरियाज़ हैं, गाँव तक ये बीमारियाँ पहुँच चुकी हैं। ठीक है, तो अब लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो जीवन कैसा जी रहे हैं। रात में देर तक उठ रहे हैं, सुबह पूरी मतलब देर तक सो रहे हैं जल्दी से, अब उसमें भी नींद पूरी नहीं हो पा रही है ना, सही तरीके से फोकस ना हो पाना, डाइट मेंटेन ना हो पाना, तो बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एक इंसान की लाइफस्टाइल है वो ख़राब सी हो रही है। तो ये ट्रांजिशन हुआ है और ये ट्रांजिशन अब शहर से गांव तक धीरे धीरे करके सभी जगह पर इसका विस्तार हो रहा है। अब यहीं पर आर्टिकल में वो कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस पर वो बीमारियां हैं
जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। एग्जाम्पल डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं। ये जितनी भी डिजीज़ हैं दोस्तों, आज इनकी वजह से आज भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं, सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं। फिर प्रश्न आता है लैक ऑफ पॉलिसी रिफ्लेक्शन का। हमारे जो ऑथर हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया के पास में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो चुकी है फॉर दी पॉलिसी डिस्कशन। यानी जितने भी हेल्थ सर्वे आते हैं डिटेल तो आता है, लेकिन इस पर क्वेश्चनिंग नहीं हो पाती है। क्वेश्चनिंग क्या नहीं हो पाती है कि भाई मान लो एनीमिया को लेकर डिटेल आया, आज भारत में हर दूसरी महिला एनीमिया से शिकार है, एनीमिया का शिकार है। एनीमिया क्या होता है? बॉडी के अंदर में ब्लड की कमी होना, आयरन की कमी होना। तो एनीमिया आज भी बहुत हाई है। तो भाई एनीमिया को लेकर तो आप पिछले 10 साल से तमाम दुनिया भर की पॉलिसी, प्रोग्राम्स, स्कीम्स वगैरह चला रहे हैं। तो पॉलिसी मेकर्स के ऊपर में क्वेश्चन नहीं उठेगा? क्या उनके पास में एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं होती है कि भाई आप अपने न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को रीडिज़ाइन करो, चेंज करो? क्योंकि जो पहले स्तर था वही अभी भी सिचुएशन, तो इंप्रूवमेंट क्या हुआ? प्रोग्राम अलग चल रहे हैं, उन प्रोग्राम को आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं? तो आप न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर बात हो रही है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, ये लगातार हाई है। यानी एक व्यक्ति जब कोई बीमार पड़ता है, उसका मान लो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ गया, तो उसका बिल बहुत बड़ा बनता है और वो एक्सपेंडिचर्स हमेशा से ज़्यादा रहे हैं, और वो एक्सपेंडिचर्स आज भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों पे मोटापा इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, फूड पॉलिसीज़, इनको रिव्यू करना चाहिए हमें, है ना। ये प्रॉब्लम्स जो हैं, इन प्रॉब्लम्स को लेकर मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, उनको हम रिव्यू कर सकते हैं। सर्वे हमको ये दिखा रहा है कि भाई दिक्कतें कहाँ कहाँ पर हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्या हम आंख बंद करके बैठे हैं कि हमको नहीं दिखाई दे रहा ये प्रॉब्लम्स हैं? हमको केवल अचीवमेंट दिखाई दे रही हैं कि भाई यहाँ पर तरक्की हुई है, लेकिन ये तो देखो यहाँ पर फेलियर भी है, उसमें हम क्या करें? फिर बात आती है जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, तो प्लीज़ इस टर्म को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। ये वो अमाउंट होता है जब एक व्यक्ति हेल्थ केयर के ऊपर में खर्च रहा होता है, ठीक है, अपनी पॉकेट से पैसा दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बीमार पड़ा है, ठीक है, अब क्या है, उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही है, उसके पास इतना पैसा है भी नहीं। जनरली जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं वो कई बार बीमारी की चपेट में कई कई घर बर्बाद हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये आज भी ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा था। फिर एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ डिले डेटा। यानी सबसे बड़ा जो चिंता है, मेजर कंसर्न इस आर्टिकल में उठाया गया है, वो यह है डेटा कलेक्शन तो हो रहा है बराबर, पब्लिक डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा इकट्ठा करा गया 2023-24 का, और अब यहाँ पर पब्लिक डिबेट में आ रहा है 2026 में। तो पहली बात तो डिटेल्स जो डेटा 2023-24 का आप 2026 में लेकर आ रहे हैं, 2 साल बाद। समझ रहे हैं? पॉजिटिव इंडिकेटर को आप सक्सेस दिखा रहे हैं, और जो नेगेटिव इंडिकेटर होता है उस पर कोविड-19 या इस प्रकार की चीज़ों को थोप दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सर्वेज जो हैं इनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। कोई क्वेश्चन भी नहीं करता फिर, हाँ ऐसा हुआ था, कोविड की वजह से एक बड़ी मार झेलनी पड़ी थी, ये सब कुछ हो जाता है। यही हो रहा है पिछले लास्ट 3 सर्वे से, एग्जैक्टली यही हो रहा है। फिर राइटर कहते हैं बहुत सारे चैलेंजेस है जो रिसर्चर भी फेस कर रहे हैं। जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, अब रिसर्चर्स क्या करते हैं भाई, जब ये डेटा आता है ना तो उसके ऊपर में एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स एनालिसिस पब्लिश करते हैं मार्केट में। लेकिन जब डेटा आ रहा है तो उसके लिए इनको रॉ डेटा की जरूरत पड़ती है। जो ये सर्वे लॉन्च होता है ये तो छोटी सी समरी होती है बस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लॉन्च हुआ, ये समरी लॉन्च होती है, इस समरी में ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती। इसका एक रॉ डेटा आता है जो कंप्लीट होता है, बिना एडिट किया हुआ। उस कंप्लीट डेटा को रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स उसको एनालाइज करते हैं, फिर वो डीप पॉलिसीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं या उसको लेकर रिकमेंडेशन देते हैं। तो जितना भी रॉ डेटा सेट है वो तो काफ़ी टाइम बाद पब्लिश होता है, तब तक यहाँ पर अलग अलग हेडलाइंस वगैरह ये सब कुछ बन चुका है। कई बार साल निकल जाते हैं, रॉ डेटा पब्लिश ही नहीं हो पाता, केवल समरी पब्लिश हुई भी है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर आज हमारे सर्वेज में सबसे बड़ी दिक्कत। तो सोल्यूशन क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑथर? यहाँ पे राइटर का सोल्यूशन है कि भाई जो भी डेटा में, जो भी डिटेल्स के अंदर में, रिपोर्ट्स के अंदर में चीज़ें पब्लिश हुई हैं, तुरंत यहाँ पर उसके ऊपर में एक्शन लिया जाए। मान लो नेशनल हेल्थ सर्वे आज पब्लिश हुआ, पता चला हमने ये कमियां हैं, 30 से 40 दिन के अंदर अंदर तुरंत यहाँ पर एक्शन नोट प्रिपेयर कर लेना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, और तुरंत यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी दबाव बनाना होगा कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको इम्प्रूव करना है। समझ रहे हैं? हमें तुरंत उन इंडिकेटर्स पे ध्यान देना होगा जहाँ पर इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत हुआ है, जहाँ पे इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, जहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन बदतर हो चुकी है। इससे क्या होगा, यहाँ पर तुरंत का एक्शन लिया जा सकेगा, डेटा का फ़ायदा हो सकेगा जो आपने ये सर्वे किया है। समझ रहे हैं? फिर दूसरा है स्टेट लेवल डेटा रिव्यू मीटिंग्स। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि भाई रेगुलर बेसिस पर वर्किंग सेशंस होने चाहिए, जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट से या हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे के सारे लोग शामिल होंगे।
क्वेश्चन उठाया जाएगा, हम लोग क्या बदलाव कर सकते हैं, मीटिंग्स होनी चाहिए आपस में इन सभी लोगों को शामिल करके, हमें कैसे बदलाव करना होगा, कैसे हमें नई प्रकार की जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा। तीसरा रिकमेंडेशन आपके सामने आता है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ डेटा सिस्टम। इंडिया ने शुरुआत कर दी है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की। ठीक है, अब शुरुआत हो चुकी है। ऑथर ये कहते हैं कि भाई ये जो इंटीग्रेटेड हेल्थ डेटा सिस्टम है, जहाँ पर सारा का सारा डेटा एक साथ में इंटीग्रेट होकर आएगा, तो यहाँ पे ना जब अलग अलग डेटा सेट्स पब्लिश होती है तो वो डेटा सेट्स अलग अलग होते हैं कि भाई इस चीज़ का डेटा अलग है, इस चीज़ का डेटा अलग है। तो इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। ये कंप्लीट पिक्चर देगा कि भाई इंडिया के हेल्थ सेक्टर के अंदर में कहाँ पर चैलेंजेस हैं और कहाँ पर हमें कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। फिर यहीं पर ना एक प्रोग्राम चर्चाओं में है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे काम चल रहा है आज के समय पर, अभी थोड़ा समय लगेगा। हम अपना सारा का सारा हेल्थ स्ट्रक्चर का डेटा, डिजीज़ के ऊपर, अलग अलग बीमारियों के ऊपर निगरानी बना के रखना, हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ इवेंट्स को मॉनिटर करना, सारा डिटेल्स एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होगा। फिर चौथा रिकमेंडेशन राइटर साहब देते हैं, अर्ली रिलीज ऑफ प्राइमरी डेटा, कि भाई आप समरी पहले रिलीज़ कर देते हैं, रॉ डेटा बाद में आता है। तो रॉ डेटा भी हाथों हाथ रिलीज़ कर दो। आपने रॉ डेटा से ही तो समरी बनाई है ना, तो भाई उस रॉ डेटा को भी हाथ ही हाथ रिलीज़ कर दो। हमारे रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे जल्दी जल्दी करके नई नई पॉलिसीज़ बनाकर प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर आता है आपका रिकमेंडेशन नंबर 5, लिंकिंग डेटा विद बजट्स। जो हमारा सर्वे की फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पर ये कहती हैं, देखो जितना भी सर्वे में डिटेल निकल कर आया उससे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगर ये बीमारी बढ़ रही है तो इसमें हमें फंडिंग की ज़रूरत है ताकि हम प्रोग्राम्स वगैरह चला सकें, ट्रीटमेंट प्रोग्राम चला सकें, लोगों को बचा सकें। अगर मेडिसिन, दवाइयों का एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ता चले जा रहा है घरों के ऊपर में, परिवारों के ऊपर में, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जिससे यहाँ पर एक अफोर्डेबल ड्रग्स की अवेलेबिलिटी देश में हो सके। अगर बच्चों में मोटापा का एक बहुत बड़ा केस निकल कर आ रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ पर। ये सब होगा बजट से। अगर बजट नहीं होगा तो दोस्तों सर्वे में जितना भी ये फाइंडिंग्स निकल कर आए हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट केवल पेपर डॉक्यूमेंट रहेंगे और कोई भी इसका उपाय निकल कर नहीं आएगा। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है मामला क्या चल रहा है। तो अल्टीमेटली इंडिया को ज़रूरत है किस चीज़ की? इंडिया नीड्स नॉट ओनली मोर हेल्थ डेटा बट ऑल्सो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। अब भारत को यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि हेल्थ डेटा के ऊपर डेटा पब्लिश करते रहो, हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि उस हेल्थ डेटा पर क्या पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, उसको लेकर जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, वो जवाब दे रही है नहीं दे रही है, वो सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर में ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए, अब ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर। इस पूरे एडिटोरियल को रिवाइज करने के लिए आर्टिकल के कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। पूरा आर्टिकल आप रिवाइज कर सकते हैं इस छोटे से सेक्शन से। या प्रीलिम्स में आपसे ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है तो इसकी एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक इन्फॉर्मेशन देता है डेमोग्राफिक, न्यूट्रिशन और हेल्थ इंडिकेटर की, सही बात है। दूसरा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर दिखाता है कि भाई हेल्थ केयर में एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बहुत मजबूती से दी गई है, नहीं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कमज़ोर है, इसको दिखाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। थर्ड, इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लेटफॉर्म जो है ये इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जहाँ पे रियल टाइम हेल्थ इन्फॉर्मेशन, डिजीज सर्विलांस होगा, सही बात है। तो 1 और 3 सही हैं। 4 वाला देखते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंडिया के अंदर में ज़्यादातर शहर वाले हिस्से में ही है, मतलब कन्फाइंड है। कन्फाइंड वर्ड अपने आप में खतरनाक है कि शहर वाले हिस्से तक ही हमको देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर रूरल एरियाज़ के अंदर भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पहुँच रही है, अभी हमने डिस्कस किया। तो 4th वाला भी गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको मेंस का क्वेश्चन दिया गया है, चाहो तो आप आराम से अटेम्प्ट करिएगा और इस मेंस के प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो टेलीग्राम पर अवेलेबल है नहीं, तो छोटा सा आंसर आप अपना खुद से लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन तो अवेलेबल है, ओपन करो और टिप्पणियाँ करो इसके ऊपर में। क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। इंडिया कलेक्ट्स वास्ट अमाउंट ऑफ हेल्थ डेटा बट इट्स ट्रू वैल्यू लाइज नॉट इन डेटा कलेक्शन बट इन इट्स ट्रांसलेशन इनटू पॉलिसी एक्शन। भारत हर साल हेल्थ को लेकर बहुत भारी मात्रा में डेटा को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उस डेटा को इकट्ठा करने की जो उसकी मेन कीमत है वो डेटा को इकट्ठा करने में नहीं है। वो मेन कीमत उसमें है कि भाई अब उसमें से हम किस किस चीज़ के ऊपर में एक्शन ले पा रहे हैं। तो इसी के आधार पे, इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने एग्जामिन करना है कि वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे सामने,
वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिससे कि हेल्थ सर्वे डेटा जो इंडिया के अंदर में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, या उसको यूज़ करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, और वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग हेल्थ गवर्नेंस को बढ़िया कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हिंदी में भी दिया गया है, आराम से रीड करिएगा, एक अच्छा सा आंसर लिखिएगा, वीडियो पॉज कर करके देख लो कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर कुछ चैलेंजेस दिए गए हैं इन द यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्वे डेटा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड करिए। कुछ आर्टिकल का मतलब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके रीड करिए, देन उसके बाद में बढ़िया सा आंसर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, सॉरी अगला आर्टिकल है जो बात करता है इनोवेट और बी बीटन। आविष्कार करो या फिर यहाँ पर दुनिया के आविष्कारों के तले दब जाओ। यह है दोस्तों यहाँ पर इंडिया के पास में सिचुएशन। तो आर्टिकल यही कहता है कि भाई भारत के पास में वो पोटेंशियल है, हमारे पास में नौजवान लोगों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे पास में वो ताकत है कि हम दुनिया में एक नया इनोवेशन पावर हाउस बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? केवल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट ही नहीं करना होगा, दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ हम अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं, हमें यहाँ पर खुद से डेवलप करना होगा उन प्रकार की टेक्नोलॉजी को, ये ज़रूरी है। तो इंडिया को इनोवेशन करना होगा अपने देश के स्तर पे, और वो भी कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर रिसर्च, मटेरियल साइंस के सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है, कैपिटल के मामले भी में भी और टैलेंट के मामले में भी। टैलेंट इंडिया में नौजवान लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है, नो डाउट, लेकिन क्या हम टैलेंट को देश में रिटेन कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ता है, उसको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, बाहर विदेश में उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो सीधा यूएसए में सर्व करता है। आज देखो नासा के अंदर कितने इंडियंस काम कर रहे हैं, क्योंकि इसरो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहा जो नासा अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये है दोस्तों यहाँ पर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, कि अपनी जो टैलेंट है देश का वो हम अपने देश में नहीं रोक पा रहे, और उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि भाई भारत के पास में पोटेंशियल बहुत है, हम बहुत बेहतरीन तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं। आर्टिकल यही कहता है कि इंडिया में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को दुनिया में दिखाया है। आज बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल, उनके सीईओ इंडियंस बैठे हैं। तो इंडियन और इंडियन ऑरिजिन लीडर्स का प्रेजेंस दुनिया भर की टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ में है। ये प्रूव करता है कि भाई इंडिया के पास में टैलेंट की कमी तो नहीं है। चैलेंज हमारे सामने यही है कि हम अपना देश में खुद ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना पाए कि ये सारा टैलेंट काश भारत में ही रहता, ऐसी कंपनीज हम भारत की बना रहे होते, ये टैलेंट इंडिया में फ्लरिश कर रहा होता, हम वो नहीं कर पाए। प्रॉब्लम यह है। तो इस मुद्दे को रिसेंटली उठाया गया है भारत इनोवेट 2026 नाम के इवेंट में। आपको पता है फ्रांस में G7 का समिट चला, उसी दौरान भारत इनोवेट नाम का इवेंट रखा गया था। इस इवेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू सपोर्ट किया गया है। इस इवेंट में ये दिखाया गया कि दुनिया भर में जो लगातार कंपिटिटिव इनोवेशंस हैं, वो नए नए प्रकार के आविष्कार और बहुत सारा कंपटीशन अलग अलग देशों से निकल कर आ रहा है। तो इसमें जो सक्सेस है इंडिया के पास में वो मिल सकती है, लेकिन हमें एक मेजर इकोसिस्टम अपने देश के अंदर डोमेस्टिकली बनाना होगा। फिर बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब भारत तो अकेले कर नहीं सकता, हमें कुछ कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आर्टिकल उस चीज़ के बारे में भी बात करता है कि हम मिडिल पावर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और ये बात यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की साइड से भी मेंशन की गई थी कि अगर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाहता है, टैलेंट है हमारे पास में, यूथ है ढेर सारा, तो इंडिया अकेले ना करके फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ में कोलैबोरेट कर ले। ये कंट्रीज़ मिलकर हमारी मदद कर सकती हैं इनोवेशन को बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी को शेयर करके, इन्वेस्टमेंट करके, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाकर, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवा के। तो नए नए प्रकार के इनोवेशन हो सकेंगे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में, और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स यहाँ पर बढ़ पाएंगी। केवल अकेले देश का एफर्ट नहीं होगा, बट यहाँ से सबको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड। प्रॉब्लम यह है मैंने बताया ना कि हम रिटेन नहीं कर पा रहे। तो कोलैबोरेशंस हो सकता है यहाँ पर इन कंट्रीज़ के बीच में, नहीं तो फिर दुनिया के चैलेंजेस और दुनिया के नखड़े झेलो। होता क्या है, आर्टिकल में उस प्रॉब्लम को दिखाया गया। एंथ्रोपिक, भाई क्लॉड एआई जो है आज के सामने, आपके सामने क्लॉड माइथोस है, क्लॉड फेबल है, नई प्रकार के ये सारे एआईज आ रहे हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, एडवांस लेवल के हैं, कोडिंग वगैरह लोग कर रहे हैं यहाँ से। तो क्लॉड माइथोस और क्लॉड फेबल की जब बात करेंगे तो एंथ्रोपिक कंपनी के ही हैं ये सारे। इन्होंने बोला कि भाई ये क्लॉड फेबल, क्लॉड माइथोस नॉन अमेरिकन्स के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, मतलब केवल अमेरिकन्स के लिए है। अमेरिका, क्योंकि उन्होंने बनाया, अमेरिकन कंपनी ने बनाया, तो वो कह रहे हैं अमेरिकन्स के लिए है, नॉन अमेरिकन्स के लिए नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट है दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसे दूसरे कंट्रीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहीं से हमें लेसन लेना होगा कि किसी एक देश के ऊपर में ज़्यादातर निर्भरता, उसकी फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में निर्भरता करना, इससे ढेर सारी हमारे लिए समस्याएं जनरेट होंगी।
तो इससे अच्छा कि ये क्यों नहीं है कि हम खुद से कुछ और अपनी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जो हमारी जैसी आइडियोलॉजी रखती हैं उनके साथ मिलकर हम एक कोलैबोरेशन कर सकें। इसी वजह से इंडिया को खुद एक इंडिजीनियस इनोवेशन कैपेबिलिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है, रादर देन डिपेंडेंसी दिखाने की कि आज हम लोग डिपेंडेंट हैं बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में। तो आर्टिकल यही बताता है कि भाई आज के समय के एडवांस एआई मॉडल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सेक्टर है और इस चैलेंजिंग सेक्टर में अगर इंडिया खुद अकेला ग्रो करना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, साइंटिफिक टैलेंट चाहिए और लॉन्ग टर्म रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इंडिया के लिए डिफ़िकल्टी है। इसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई इस कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, आओ इकट्ठे होते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में और उसके बाद में हम मिलकर यहाँ पे अपनी नई प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। समझे? अब देखो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बना रही हैं, वो दूसरे को नहीं दे रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे दिखाई तो दे रहा है। बट डीप टेक्नोलॉजी में एक नई प्रकार की अपॉर्चुनिटी आ रही है। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेमीकंडक्टर के मामले में कोई सा भी चैलेंज इकट्ठा क्यों ना रहा हो, आर्टिकल कह रहा है कि डीप टेक जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे नए नए प्रकार के अवसर लोगों को मिल रहे हैं। डीप टेक मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरीज करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नई प्रकार की डिस्कवरीज करना, इंजीनियरिंग इनोवेशंस करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्पेस में एक्सप्लोरेशन करना, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सारे के सारे वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम लोग डीप टेक की बात कर रहे होते हैं। तो आर्टिकल कहता है कि ये सारे के सारे सेक्टर्स ओपन हैं, कम्पिटिटिव हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इंडियंस, खासकर इंडिया को ये अलाउ कर सकता है कि भाई इंडिया एक ग्लोबल लीडरशिप को इसमें मेंटेन कर सकता है अपने यूथ का पोटेंशियल का यूज़ करके। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि सर समझ में तो आ रहा है क्या करना है, लेकिन करना कैसे है ये तो बताओ। तो आर्टिकल कहता है कुछ चुनौतियाँ आएंगी रास्ते में, उन चुनौतियों से बचकर निकल जाओगे तो काम अपने आप धीरे धीरे करके बनता चले जाएगा। जैसे रेंट सीकिंग बिहेवियर, भाई बहुत सारे नियम कानून, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को रखना सही नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बहुत बार बिजनेसेस को डिस्करेज कर देते हैं, वो बिजनेस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते ड्यू टू दी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड दी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। सेकेंड, वीक वेंचर कैपिटल सपोर्ट, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनके पास में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो रिस्क ले सकें, लेकिन आज के समय पर इंडिया के अंदर में ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो रिस्क टेकिंग हो। समझ रहे हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सीरियसनेस इशू है। तीसरा, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, लगातार पॉलिसी में बदलाव ना किया जाए या टैक्सेशन वगैरह की पॉलिसीज़ में ज़्यादा चेंज ना किया जाए। जितना चेंजेस होगा उतने कम इन्वेस्टर्स आएंगे, उतना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जितना कम इन्वेस्टमेंट आएगा आपके पास में उतना ही कम आप यहाँ पर एडवांस डेवलपमेंट कर पाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? देखो पहली रिक्वायरमेंट में तो चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। दूसरा रिक्वायरमेंट कहते हैं इंडिया मस्ट बी अट्रैक्टिव फॉर टैलेंट। आर्टिकल कहता है कि भाई रिटेनिंग पावर को बढ़ाओ अपनी। आज भारत में बहुत सारे हाई स्किल्ड इंडियंस हैं जो बाहर विदेश में अब्रॉडली माइग्रेट कर जाते हैं फॉर दी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ऑब्वियसली उनको मिलता है। लेकिन इस ट्रेंड को अगर हम रिवर्स कर दें तो, यानी वही अपॉर्चुनिटी हम अपना भारत जो है इन लोगों को देने लगे तो, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ हम प्रोवाइड करवाने लगें तो उससे जो टैलेंट इंडिविजुअल्स हैं जो बाहर की साइड में अट्रैक्ट हो रहे थे वो अपने देश के अंदर में ही देश के प्रति सर्व करना ज़्यादा बेटर समझेंगे। समझ रहे हैं? तो इससे पब्लिक गुड्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। पब्लिक गुड्स का बहुत बड़ा रोल होता है इनोवेशन में। जब मैं बात करता हूँ पब्लिक गुड्स की, जैसे पब्लिक गुड्स में आज हम लोग रह रहे हैं, हमें साफ हवा चाहिए, क्योंकि देखो बहुत से लोग तो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि एनवायरमेंट उनको इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। कह रहे हैं प्रदूषण ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, इसलिए हम जा रहे हैं कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अर्बन ग्रीन स्पेसेस होने चाहिए, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिलायबल पब्लिक सर्विसेज, लिवेबल सिटीज़, करप्शन ना होना, एक इंसान को किसी चीज़ में दिक्कत ना आना, उसके साथ में कुछ अत्याचार हुआ है उसको तुरंत न्याय मिलना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बेसिस पे, यानी ये पब्लिक गुड्स हैं। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब इन चीज़ों पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। साफ़ हवा मिलेगी और क्या चाहिए? आपके शहरों में हरे भरे पार्क्स होंगे, क्या चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल होगा, रिलायबल पब्लिक सर्विसेज होंगी सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट सर्विस मिल रही हैं। सिटीज़ में एक बेहतर कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इससे ऑब्वियस ही बात है जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो लोग यहाँ पर टिकेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि भारत के अंदर में जो इनोवेशन चैलेंज है वो चैलेंज यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम से संबंधित है, जैसे रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत, ज़्यादा नियम कानून बीच में मत लेकर आना।
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो इन कंपनीज़ को, एनवायरमेंट अच्छा दो, टैलेंट माइग्रेशन नहीं होना चाहिए और पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को हमने डील कर लिया तो हम वर्ल्ड क्लास इनोवेशन इकोसिस्टम बना पाएंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा और ऐसी कंपनीज जो आज दुनिया भर में बिल्ड हो रही हैं आज इंडिया के अंदर में हम लोग बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन इन चीज़ों पे एक्शन लेना होगा। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली है। अब इस आर्टिकल को आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स कि भाई इसका मेन कोर मैसेज क्या है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो छोटे से पैराग्राफ में पूरा एडिटोरियल समाप्त। अगला एडिटोरियल आपके सामने प्रेजेंट है। राइटर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम है CR पाटिल, जो खुद यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ जल शक्ति। ये बात करते हैं वाटर सिक्योरिटी के मामले में कि भाई पानी की सुरक्षा हमें करनी चाहिए, पानी का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, वाटर का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। ये ज़रूरी है अगर हमें विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक। तो इन्होंने इसमें बताया है कि बहुत सारी मल्टीपल स्कीम्स जो सरकार ने चलाई हैं, जैसे जल जीवन मिशन हो गया या और भी तमाम, आप देखोगे जूम करके तो आपको पता चल जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, है ना, और उसके अलावा ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया हो गया। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सब इन्होंने चर्चा करी हुई हैं। तो आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता दूं ये एडिटोरियल PIB को आधार मानते हुए लिखा गया है। आज से कुछ दिनों पहले देखो PIB में एक पब्लिश होता है PIB बैकग्राउंडर, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल छपता है वो, पिछले साल की सारी डिटेल छाप देते हैं किसी भी टॉपिक पे। वो सारी डिटेल मैंने मैच की है तो सब कुछ उससे मिल रहा है। तो टॉपिक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालात में इसमें से एक भी स्कीम मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल आर्ग्यू क्या करता है पहले वो समझ लेते हैं। आर्टिकल कहता है कि जो वाटर सिक्योरिटी है ये मेन पिलर माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए, अगर किसी भी कंट्री को डेवलप्ड इकॉनमी बनना है तो ये भारत के लिए भी ऐसा ही है। अगर भारत को विकसित देश बनना है तो हमें प्योर साफ पानी लोगों तक पहुंचाना होगा कि पानी को लेकर किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। यह हाईलाइट करता है कुछ मेजर इनिशिएटिव को, जैसे यहाँ पर इसके लिए गवर्नमेंट ने काम कर रहा है। ये कहते हैं जल जीवन मिशन को चलाया गया, स्वच्छ भारत मिशन, जल संचय जन भागीदारी, नमामि गंगे प्रोग्राम, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने इंडिया के अप्रोच को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जहाँ पर हम केवल वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वाटर गवर्नेंस मॉडल को और बेटर लेवल पर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल कहता है ये जो पानी है ना, केवल पानी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। केवल आज सोचो कि हमारी मेन ज़रूरत पानी पीना है, बस खाली इतनी ज़रूरत नहीं है। पब्लिक हेल्थ, पानी गंदा होगा तो बीमारियां भी फैलेंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, वेमेन एम्पावरमेंट, आज बहुत सारी जगह पर जहां पानी की सुविधा नहीं होती है, महिलाएं जाती हैं दूर दूर, पानी कुएं से खींच कर निकालती हैं, उसके बाद यहाँ पर घर वापस लेकर आती हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन डिग्निटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में डायरेक्टली वाटर का इम्पैक्ट पड़ता है। तो वाटर आज के समय पर केवल नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये जो वाटर है आज डेवलपमेंट के हर एक इन्फ्लुएंस के अंदर में शामिल है। आज देश में हेल्थ अच्छी होगी, लोग तंदुरुस्त होंगे, लोग यहाँ पर हेल्दी होंगे, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन हेल्दी कैसे होंगे? जब साफ़ पानी उनको मिल पाएगा। हेल्दी कैसे होंगे? जब आसपास साफ़ सफाई रहेगी, कोई बीमारी नहीं फैलेगी। एग्रीकल्चर में साफ़ पानी मिलेगा। लाइवलीहुड, इंडस्ट्री, इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। पिछले दशकों से अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने पानी से संबंधित अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस से लड़ने को लेकर अलग अलग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है? साफ पानी लोगों तक दिया जाए। जिसमें पहला प्रोग्राम यहाँ पर सरकार चलाती है जल जीवन मिशन, कि भाई गाँव के अंदर में, जैसे देख पाओगे एक समय हुआ करता था, पानी बराबर नहीं आता था, कोई पर्टिकुलर टाइम पर आ रहा है कि भाई इतने टाइम पे पानी आएगा, तो लोग परेशान रहते थे इस चीज़ को लेकर। तो जल जीवन मिशन को डिस्क्राइब किया गया कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पज़ ये था कि 3.23 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, जितने भी यहाँ पर गाँव में घर हैं, उनके घरों में टंकी का कनेक्शन दिया जाए। और आज 15 करोड़ से ज़्यादा गाँव में घरों में ये टंकी का कनेक्शन दिया जा चुका है। तो गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ है कि ये 15 करोड़ भी क्या, जो बचे कुछ हैं सबको दिया जाए। अभी केवल 81% तक रूरल इंडिया का कवरेज हो गया है, यानी गांव वाले क्षेत्रों में 81% तक टंकी का कनेक्शन उनके घरों तक मिल चुका है। अब मेन पर्पज़ है 2028 तक इसको 100% तक कवर किया जाए, गांव में किसी भी व्यक्ति को पानी को लेकर ज़्यादा परेशानी ना हो, ये हमारा पर्पज़ है। भले ही यहाँ पर ये स्कीम कैसे भी इंप्लीमेंट हो रही है वो बात अलग है। फिर दूसरा है इम्पैक्ट ऑन वेमेन एंड रूरल हाउस होल्ड। मैंने बताया जल जीवन मिशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि महिलाओं के ऊपर में जो बर्डन था वाटर कलेक्शन का वो कम हो गया। इससे पहले महिलाओं को मतलब बिलियंस ऑफ घंटे वो केवल उस चीज़ में लगाती थी, कुएं तक जाती थी, पानी खींच कर लाती थी। अब यहाँ पर क्योंकि घर तक पानी अवेलेबल हो जाएगा, साफ़ पीने का पानी मिल जाएगा, तो इससे 5.5 करोड़ पर्सन आवर्स डेली बेसिस पे यहाँ पर वो बचा पाएंगे। मतलब इतना घंटे लोगों के बच पाएंगे।
जो ये समय बचा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एजुकेशन में, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, चाइल्ड केयर में, स्किल डेवलपमेंट में। इससे विमेन एम्पावरमेंट भी प्रमोट होता हुआ नजर आएगा। फिर बात आती है पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स की, कि भाई जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं साफ़ पीने के पानी के। पहला यहाँ पर बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा वो है इम्प्रूव्ड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। साफ़ पीने का पानी यहाँ पर लोगों को मिल जाएगा, जिससे पानी से होने वाली बीमारियाँ जैसे डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, ये सब गंदे पानी से फैलती हैं, तो ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो लोगों का जो खर्चा है दवाइयों के ऊपर में वो कम हो जाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन हो जाएगी, है ना। तो वाटर सप्लाई आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो सकता है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है। अब ये कहते हैं कि देखो जल जीवन मिशन की कहानी तो ये हो गई कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, अभी हम और इंप्रूवमेंट करेंगे, 2028 तक 100% रूरल इंडिया में ये टंकी का कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। सेकंड जो मिशन आर्टिकल में राइटर ने मेंशन किया है वो है स्वच्छ भारत मिशन, आ सैनिटेशन रिवॉल्यूशन। आर्टिकल कहता है स्वच्छ भारत मिशन दुनिया का सबसे बड़ा रूरल सैनिटेशन मूवमेंट चलाया गया, कि गाँव के क्षेत्रों में साफ़ सफाई को हम लोग मेंटेन करेंगे। और ये साफ़ सफाई मेंटेन करना मतलब इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कमिटमेंट लिया गया। इसी में ही दोस्तों यहाँ पर टॉयलेट्स बनवाने की बात की गई, सैनिटेशन प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने की बात की गई, ओपन डेफिकेशन फ्री करने की बात की गई भारत को। लेकिन आज भी आप देख पाओगे गांव में बहुत सारी जगह पर क्या होता है, खुले में शौच हो रहा है। लेकिन इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के अंदर में हमारा अटेंशन यही था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर में हम लोग काम कर सकें। जो साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई में केवल टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन ना रहे, हम एक एनवायरमेंटल हाइजीन को प्रोवाइड करवा सकें। ये है हमारा मेन पर्पस। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो प्रोग्राम चलाया गया था, इसकी वजह से 3 लाख से ज़्यादा डायरिया से रिलेटेड जो डेथ हैं वो हुई थी 2014 में और अक्टूबर 2019 के बीच में। तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, मतलब कि स्वच्छ भारत ग्रामीण जो है, मतलब इसने मदद की है इतनी डेथ को रोकने में, सॉरी ठीक है, इसने मदद की है इतनी सारी डेथ को रोकने में। यहाँ मैंने ये जो एवर्ट वर्ड है ना, इसको मैंने यहाँ पर मिस कर दिया था, तो अब ध्यान आया। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों की जान बची है। क्यों? क्योंकि साफ़ पीने का पानी लोगों को प्रोवाइड करवाया गया। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं एक और स्कीम के बारे में, विच इज़ जल संचय, जन भागीदारी एंड वाटर कंजर्वेशन। ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि भाई भारत के जो एफर्ट्स हैं पानी की प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव के माध्यम से, जैसे इसमें जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव में हमारा पर्पज़ है कि हम करोड़ों बेसिस पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना सके, जहाँ पे बारिश का पानी को स्टोर करके रखा जा सकेगा और उस पानी को वापस से रीयूज़ किया जा सकेगा। फिर ग्राउंड वाटर कंडीशंस का इंप्रूवमेंट करना, क्योंकि आज देखो एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया फेस कर रहा है, वो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। जो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, वो अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे करके गिरता चले जा रहा है, कम होता चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अग्रेसिवली यहाँ पर ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल इसी चीज़ को नोट करता है और ये बताता है कि भाई जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है हमें उसको इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में ओवर एक्सप्लॉइटेड असेसमेंट यूनिट्स को रोकना होगा। ये ओवर एक्सप्लॉइटेड असेसमेंट यूनिट्स कौन से हैं? ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सालाना जो ग्राउंड वाटर है, यानी ज़मीन के नीचे से जो पानी निकाला जा रहा है वो ज़्यादा निकाला जा रहा है, जबकि वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा। तो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज लगातार कम होते चले जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में। इसी की वजह से हमने केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को चलाया था, भारत का पहला मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ यही था कि भाई जो केन नदी है, केन नदी से बेतवा नदी में पानी को पहुंचाना, ताकि बेतवा नदी में पानी की जो कमी हो चुकी है वो पूरी हो सके। तो ये प्रोजेक्ट आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में लागू होता है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ क्या है? इस प्रोजेक्ट का मेन इंप्रूवमेंट यही होगा कि भाई जिस एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल बेतवा नदी के अंदर में जो पानी की कमी है, तो उसकी वजह से सिंचाई वगैरह नहीं मिल पाती आसपास के खेतों में। अब क्योंकि हमने केन नदी से पानी पहुंचाया है तो सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल होगा, पानी पीने के लिए होगा, सूखे से लड़ने में मदद करेगा, रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो ये भी इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। फिर नमामि गंगे प्रोग्राम एंड रिवर रिजुविनेशन, तो जो बेसिक जिसका मेन पर्पज़ यह है कि गंगा नदी को रिस्टोर करना, गंगा नदी को साफ़ करना। और पिछले 10 सालों में गंगा नदी के अंदर में जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जिसको हम BOD कहते हैं, ये 26 टन्स पर डे से लेकर यहाँ पर ये कम होकर कितना हो चुका है, 10.75 TPD टन्स पर डे। यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड गंगा नदी में कम हुआ है। अब बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड को लेकर UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट आप थोड़ा सा याद रखिएगा ये क्या है।
BOD क्या करता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। पानी के अंदर में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसको बोलते हैं BOD। कहने का मतलब यह है कि अगर पानी के अंदर में ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा होगी, ध्यान में रखिएगा, अगर BOD ज़्यादा है यानी ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, तो उतना ही ज़्यादा प्रदूषण है। और अगर इसकी डिमांड कम होगी मतलब वाटर की क्वालिटी अच्छी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है। समझे, क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, DO लेवल। तो गंगा वाटर के अंदर में DO लेवल इंप्रूव हुआ है। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब यह है कितना ऑक्सीजन उस जगह के पानी में प्रेजेंट है। तो सिंपल सा मतलब है कि हायर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि जितना ज़्यादा DO लेवल ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एक्वेटिक सिस्टम हेल्दी है, पानी उतना ही ज़्यादा साफ है, वाटर क्वालिटी वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा बेहतर है। समझे। फिर बात आती है वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज की। यह आर्टिकल इसी चीज़ पे जोर देता है कि देखो क्लाइमेट चेंज ने नाक में दम कर रखा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश के पैटर्न्स बिगड़ चुके हैं, बाढ़ वगैरह आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है, वेदर इवेंट्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वाटर रिसोर्सेज के ऊपर में लगातार प्रेशर बढ़ता चले जा रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में या कंजर्वेशन के अंदर में, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है हमारा क्लाइमेट प्रोटेक्शन में भी, क्लाइमेट से लड़ने में भी। तो हमें वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना होगा। क्यों इंप्रूव करना है? क्योंकि इंडिया में वाटर चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंडिया में क्या चैलेंज है देखो, आज के समय पर हम लोग लगभग 18% दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में प्रेजेंट है। लेकिन जब साफ पीने के पानी की बात आती है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात आती है, तो 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए केवल और केवल 4% ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट है। समझ गए जो इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया। अब तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों की वजह से वाटर का स्ट्रेस आने वाले दशकों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हमें यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, हमें इसको एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, वाटर का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। तो एट द लास्ट सोल्यूशन क्या है, पानी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो एफिशिएंट तरीके से हो सके, वाटर को रिसाइकिल और रीयूज़ करना हम सीख जाएं, वाटर के ऊपर में गवर्नेंस बेटर रहे, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट अकेले ये काम करके नहीं देगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट के प्रति यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, प्रदूषण कम करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल मैसेज क्या है कि वाटर सिक्योरिटी केवल एक बहुत सेक्टोरल इशू नहीं है, एक फाउंडेशन है, एक नींव है। अगर पानी सुरक्षित रहेगा, पानी साफ और स्वच्छ लोगों को मिलेगा, इससे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशल वेलफेयर मिलेगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इवन हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर, सारे के सारे डिटेल्स इस पूरे आर्टिकल में मेंशन करे गए हैं। तो बस आज का सेशन इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।